2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये खबर थी एक माँ द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की। और जिस माँ पर हत्या का आरोप लगा था वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट तथा एक बड़ी कंपनी की सीईओ थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई और अब तक की पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। ये पेशे से एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट हैं। सूचना सेठ 100 ब्रिलियंट वुमेन इन एआई एथिक्स लिस्ट में भी शामिल रही हैं। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च फेलो रह चुकी हैं। सूचना के नाम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी हैं। फिलहाल बेंगलोर में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलंगुट बीच के पास मौजूद सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती हैं। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती हैं कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफी महंगा भी होगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती हैं कि जितनी जल्दी हो आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने से मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बदले में वो 30,000 रुपए किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना कहती हैं कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद थोड़ी देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती हैं। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अमूमन जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सकें। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों पर पड़ती हैं। उन धब्बों को देखकर कर्मचारियों को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल के मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायजा लेता है और फिर तुरंत ही कलंगुट पुलिस स्टेशन में फोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बे की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही कलंगुट स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंचती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नजर आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती हैं तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा,
तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती हैं कि मैंने बच्चे को शाम के समय ही पास में ही रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती हैं। तत्काल ही कलंगूट पुलिस सूचना सेठ द्वारा दी गई एड्रेस के नजदीकी थाने से संपर्क करती हैं और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहां है या नहीं। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वो एड्रेस ही फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए अब एक बार फिर से कलंगूट पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के ऐमांगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और ऐमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी ऐमंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है तो जवाब में सूचना कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का मोटिव क्या है, इसलिए पुलिस वाले सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था। इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती हैं कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की है। वो खुद को बेकसूर बताती रहती हैं। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की हत्या तकिए से मुंह दबाकर या फिर गला घोट कर की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के ही पास था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की मदद भी लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की भी मेहनत बेकार चली जाती है। हालांकि इस बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री नहीं की है। ऐसे में सूचना सेठ का ये कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी बेमानी नजर आता है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती हैं, तो अब आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता है।
जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ ही जाता है और धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बदतर हो जाते हैं कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाह कर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसीलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। यहाँ वो लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि हमने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या की गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के 2 घंटे बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती हैं और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती हैं। इस दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मंगाती हैं और ना ही किसी से बात करती हैं। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति वेंकट रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती हैं कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से बड़ा ही अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है। अब आगे डॉक्टर की ये टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी, इस आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसीलिए वो नाटक कर रही हैं। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती हैं, तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्यवाही से बच सकती हैं या फिर बड़ी ही मामूली सजा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।